नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात एमपी में शिवराज पर लगी जनता की मुहर की। 8 महीने पुराने सवाल का जवाब आखिरकार मिल गया। शिवराज का राज बरकरार रहेगा या सत्ता कमलनाथ के हाथ में रहेगी, इस सस्पेंस का अब खात्मा हो गया है। जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है और शिवराज को स्वीकारा है। 2023 तक के लिए जनता ने शिवराज को सरकार चलाने के लिए क्लियर मैंडेट दे दिया। 126 सीटों के साथ बीजेपी अब एमपी का सबसे बड़ा सियासी दल नजर आ रहा है, जबकि 15 सालों के लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस सत्ता में जरूर आई, मगर 15 महीने के बाद ही सत्ता से चली गई। कांग्रेस का टिकाऊ बिकाऊ वाला कैंपेन फेल हो गया, सिंधिया का सियासी दांव काम कर गया, बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया और कांग्रेस को मिली हताशा और निराशा। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। ढोल बजाते प्रदेश अध्यक्ष, मिठाई खिलाते मुख्यमंत्री और नाचते गाते खुशी मनाते बीजेपी के कार्यकर्ता। 8 महीने से जिस सवाल के जवाब का इंतजार था वो जवाब मिल गया है और जवाब यह है कि एमपी की जनता ने 2023 तक सरकार चलाने के लिए शिवराज सरकार को क्लियर बहुमत दे दिया है। 125 से ज्यादा विधायकों के साथ बीजेपी अब एमपी में सबसे बड़ा सियासी दल है, जबकि 8 महीने पहले तक सरकार में रही कांग्रेस अब विपक्ष की भूमिका निभाएगी। जीत के साथ ही बीजेपी की बाछें खिल गई। वोटर ने बीजेपी के साथ साथ शिवराज पर भी पूरा भरोसा जताया। नतीजों के बाद शिवराज ने जहां जनता का धन्यवाद किया, तो साथ ही वो कांग्रेस पर निशाना साधना भी नहीं भूले। मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरे लिए भगवान है और जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। जनता की सेवा के लिए एनर्जी मिलती है, अपने आप ऊर्जा पैदा होती है और इसलिए हमने केवल चुनाव में मेहनत नहीं की, सरकार चलाने में भी जितनी मेहनत की हमने, सारी जन कल्याण की योजनाएं फिर से चालू कर दी, विकास के काम फिर से चालू कर दिए। तो जो मेहनत सरकार चलाने में की वही मेहनत चुनाव में की और जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला। कभी तो सही बोल दिया करो दिग्विजय जी, अब तो चुनाव परिणाम आ गए। पहले से ही भूमिका बनाना शुरू कर दी कि ये तो ईवीएम हैक हो जाएगी। पिछली बार आप 114 सीट जीत गए, तब ईवीएम नहीं थी। तो दिग्विजय तो कभी भी सच को सच कहते ही नहीं हैं। एक तरफ जहां बीजेपी जीत का जश्न मना रही थी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस में मायूसी छा गई। कमलनाथ ने जनता के फैसले को स्वीकार किया, तो दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया। प्रजातंत्र में जो भी मतदाताओं का निर्णय होता है वो स्वीकार करते हैं और जैसे नतीजे आएंगे मैं बड़े सम्मान के साथ इन 28 सीटों के मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं और हम स्वीकार करेंगे। आज क्या कारण है कोई भी विकसित देश ईवीएम मशीन क्यों नहीं यूज करता? जिसमें चिप लगी है वो टेम्पर प्रूफ नहीं है। मैं शुरू से इस बात को कहता रहा हूं और ये सेलेक्टिव रूप से ये लोग करते हैं। एमपी उपचुनाव के नतीजे सिर्फ सत्ता पर बरकरार सस्पेंस पर से पर्दा हटाने वाले ही नहीं है, बल्कि इन नतीजों ने बता दिया कि वोटर्स में कांग्रेस का बिकाऊ टिकाऊ वाला कैंपेन नहीं चला। ये नतीजे बताते हैं कि जनता ने शिवराज पर फिर भरोसा जताकर कांग्रेस को नकार दिया और ये नतीजे बताते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को खोकर कांग्रेस को दोहरी मार पड़ी। पहला, एक बड़ा नेता पार्टी से चला गया और दूसरा, उनके साथ सरकार भी हाथ से चली गई। संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। तो ये हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई, इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया और फिलहाल जो स्थिति है, बहुत हद तक स्थिति साफ हो चुकी है। 19 सीटों पर बीजेपी आगे है, इसमें से कई सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर चुकी है, तो 9 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट मुरैना जरूर बीएसपी के खाते में जाती कुछ राउंड्स के बाद दिख रही थी, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो ये कि मुरैना सीट अब बीएसपी के खाते से जा चुकी है और मुरैना सीट आ गई है कांग्रेस के खाते में। कुछ सीटों पर अभी भी काउंटिंग जारी है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद खंडवा के नंद कुमार सिंह चौहान साहब जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ प्रताप भानु शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, और साथ ही साथ हरीश देवेकर जी एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले
जो जीता वही सिकंदर। नंदू भैया बहुत बहुत मुबारक हो आपको, शुभकामनाएं, बधाई। और आपने जो कुर्सी छोड़ी थी वो जिम्मेदारी वीडी शर्मा ने खूब निभाई। निश्चित रूप से वीडी शर्मा जी ने प्रदेश अध्यक्ष पद को बहुत कुशलता से निभाया है। और आज मध्य प्रदेश के जो परिणाम आए हैं, ये परिणाम दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व पे पूरा विश्वास रखती है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति पूरी आस्था रखती है। प्रदेश अध्यक्ष के कुशल रणनीति से आज मध्य प्रदेश में जो परिणाम आए हैं, मैं ये बताना चाहूंगा, 28 विधानसभाओं में चुनाव हुए हैं, उसमें मात्र एक आगर भारतीय जनता पार्टी की सीट थी। 27 सीटें तो 2018 में कांग्रेस द्वारा जीती गई सीटें थी। लेकिन आज पूरे परिणाम जो आए हैं, उन्होंने दिखा दिया कि कांग्रेस पर से जनता का विश्वास उठ चुका है। जनता ये स्वीकार कर चुकी है कि मध्य प्रदेश में सबसे कुशल नेतृत्व श्री शिवराज सिंह चौहान का है। और इस जीत में श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के भारतीय जनता पार्टी में आने से 1 और 1 11 हो गए और परिणाम बहुत ही सुखदायी परिणाम आए हैं। और मध्य प्रदेश में भाजपा। नंदू भैया, मैं आपको सुन नहीं पा रहा, आपका सिग्नल कुछ वीक हो गया शायद। मैं लौटता हूं आपके पास। प्रताप भानु शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, नंद कुमार सिंह चौहान साहब फिर जुड़ गए हमारे साथ एक बार। नंदू भैया आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद शर्मा जी आपके पास आता हूं। नंदू भैया आपसे एक सवाल और, आप अब प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, उसके बावजूद आपके जिले की सीट जीत गए आप, और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पूरा प्रदेश जीत गए, अपनी सीट हार गए। देखिए, सीट के जीतने हारने के अपने समीकरण होते हैं। मेरे लोकसभा की दोनों सीटें, मानधाता और नेपानगर, बहुत भारी वोटों से हम जीते हैं। मानधाता 22,000 वोट से अधिक वोटों से हम जीते, और नेपानगर विधानसभा भी 26,000 से ऊपर हम जीते हैं। और प्रदेश अध्यक्ष जी पूरे प्रदेश को देख रहे थे, उनकी जिम्मेदारी प्रदेश की 28 सीटों पर थी, और उनके कुशल संगठनात्मक रचना में और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता के बल पर और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता की जो आस्था है उसके बल पर और कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पर मध्य प्रदेश में ये परिणाम आए हैं, ऐतिहासिक परिणाम आए हैं। ठीक। और ये परिणाम कांग्रेस को आत्मावलोकन करना चाहिए। ये संकेत भी देते हैं, इधर उधर की बात करके राजनीति करना का वक्त गया, ईवीएम के नाम से रोने का वक्त गया। अब कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांककर अपनी कमियों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। नंदू भैया, हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से प्रताप भानु शर्मा सर हैं। सर, आपसे सबसे पहला सवाल तो मैं यही पूछूंगा, अगर जनता का फैसला ही सर्वोपरि है, सर्वमान्य है, तो इसका मतलब यह कि आपने नतीजे आने से पहले जितने आरोप बीजेपी पर लगाए, खरीद फरोख्त बीजेपी नहीं मान रही है कि किसान की कर्ज माफी हुई, क्या उस सब का जवाब जनता ने नतीजे के तौर पर आपको दे दिया है? आपके एक एक आरोप को, दावे को झुटला दिया? देखिए आसिफ साहब, सच्चाई तो यह है कि 2018 में ही हमें जीत मिली थी और शिवराज सिंह को नकार दिया गया था, और जनता ने ही नकारा था। परंतु सत्ता के जाल में फंसकर इन्होंने जिस तरह का भ्रष्ट आचरण किया, भ्रष्टाचार किया, खरीद फरोख्त करी कांग्रेसी विधायकों की, जिसका उल्लेख अभी नंदू भैया खुद ही कह रहे थे
कि हमारा तो एक ही विधायक जीता है, बाकी तो 27 कांग्रेस के ही जीत के आए हैं। तो आज ये बीजेपी को जो जीत मिली है, जीते हुए कांग्रेसी विधायकों के कारण ही मिली है, जो आपके पैसे के बल पर, धन बल पर आपने उन्हें खरीदा और जनता के बीच में फिर से भेजा। ठीक है, हम अपनी बात पूरी तरह जनता को नहीं समझा पाए, वो अपनी बात अलग है। जनादेश को हम स्वीकार करते हैं, परंतु नंदू भैया को यह भी स्वीकार करना चाहिए, जो कि हमारे मित्र हैं नंद कुमार जी, कि ये जनादेश तो 2018 से 2023 तक का मिला था कांग्रेस के लिए। इसको बीच में विश्वासघात किसने किया? इसको किस राजनीतिक प्रपंच में, षड्यंत्र में खत्म किया गया? नहीं शर्मा जी, 15 महीने की जो आपकी सरकार रही, 15 महीने की सरकार के काम को लेकर आप जनता के बीच में थे। जब दोबारा से वो मैंडेट जो 2018 में आपको मिला, उसे सही साबित करने का जनता के पास जब मौका था, तो जनता ने आपको ठुकरा दिया साहब, स्वीकार नहीं किया आपको। आपके 15 महीने के काम को उसने नहीं स्वीकार किया। ठुकरा नहीं दिया, कोई कमी रह गई। हम लोग भी जीते हैं, 9-10 सीटों पर अभी जीत हो रही है, देखिए। परंतु इनके उम्मीदवार जो छोड़कर गए थे, जो कांग्रेस को धोखा देकर गए थे, सौदेबाजी में गए थे, वो उनको 6 महीने 8 महीने काम करने को टाइम मिला, और हमारे प्रत्याशी 1.5 से 2 महीने के भीतर ही काम कर पाए। कहीं ना कहीं हमारी तरफ से कमी रह गई उसमें। अब इनका पैसा भी इतना अनाप शनाप खर्च हुआ है, विधायक को खरीदने में पैसा खर्च, चुनाव प्रचार में पैसा खर्च, 1-1, 4-4, 6-6 हवाई जहाज चल रहे हैं, हेलीकॉप्टर चल रहे हैं। अब यदि हम कहें, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, रावण रथी विरथी रघुवीरा, तो इतना धन बल जुटाकर इन्होंने बिल्कुल रावण की तरह सेना तैयार करी थी। हमारे पास तो गरीब बेचारा प्रत्याशी अकेला पैदल, मोटरसाइकिल पे, जीपों पे कैसे उसने 1.5 महीने में काम किया है, ये वो जानता है। परंतु इनके भ्रष्ट आचरण की कलई आज नहीं तो कल खुलेगी, और ये तो होता रहता है। जीत हार हमारे कमलनाथ जी ने स्वीकार कर ली, उनका जनादेश स्वीकार है, सबको स्वीकार होता है, और लोकतंत्र में जीत हार होती रहती है। हम भी जीते हैं, हारे हैं, नंदू भैया भी जीते हैं, हारे हैं, वो इस बात को जानते हैं। परंतु जीती हुई कांग्रेस की सरकार को, जनादेश को विश्वासघात करना, सौदेबाजी करना, इतना बड़ा आया राम गया राम का प्रपंच मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मैं लौट रहा हूं शर्मा जी आपके पास, गए थे हरीश जी आपके पास आ रहा हूं, शर्मा जी आता हूं आपके पास। पता नहीं सर, अभी ये वक्त रह गया इन बातों को करने का कि नहीं रह गया, अब तो सब कुछ आर पार हो गया। सरकार आपके साथ है शर्मा जी, हाँ रुकिए एक मिनट, शर्मा जी 1 मिनट रुकिए। हरीश जी आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी, पहला रुझान आने से पहले तक इन दावों की प्रासंगिकता भी थी, ये आरोप लगाए भी जा सकते थे सियासी दल के तौर पर, लेकिन जब जनमत आ गया, जब जनादेश आ गया, तो जनता ने एक एक आरोप, एक एक दावे का हिसाब किताब सामने रख दिया है। जनता ने बता दिया है कि जब अब उसकी बारी फैसला सुनाने की, तो उसने फैसला सुना दिया। उसको नहीं भाया आपका ये बिकाऊ टिकाऊ का फॉर्मूला, उसको नहीं भाया कि आप बिकाऊ टिकाऊ का आरोप लगाते हैं, बीजेपी के प्रत्याशियों को अपनी पार्टी में लड़ाते हैं। जनता ने नकार दिया, उसमें दिक्कत कहां है? सीधी बात है। आज से बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज जब ईवीएम खुलना शुरू हुई, पहले राउंड से जो भाजपा का टेली चला और आखिरी चला 19-20 टेली चलता रहा, और हम उसे देखते रहे। और शुरुआत में हम पहले प्रारंभिक रुझान बताते रहे, फिर मिड टर्म का रुझान बताते रहे, लेकिन रुझान बदला नहीं। जो 19-20 की टेली थी, यानी जनता ने अपना जनादेश पहले वोट से ही तय कर दिया था कि वो कहां जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जिस मुद्दे को लेकर मैदान में उतरी थी, टिकाऊ बिकाऊ के, वो टिक नहीं पाया। दूसरा, भाजपा लगातार जिस मुद्दे को लेकर उतरी थी, कहीं ना कहीं उसका असर दिखा। भाजपा एक आरोप लगाती रही कि भ्रष्टाचार की सरकार है, और दलाली, मंत्रालय से दलाली होती रही, और तबादला उद्योग चलता रहा, तो कहीं ना कहीं इसका रहा। दूसरा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चेहरा वापस से लोकप्रिय बन के उभरा। कहीं ना कहीं कमलनाथ तुलना में शिवराज को ज्यादा पसंद किया गया, ऐसा नजर आता है। मैं आपको इसका एक छोटा उदाहरण भी बताता हूं। चंबल की बात करेंगे। चंबल में टिकाऊ बिकाऊ से ज्यादा जातिगत समीकरण चले, लेकिन एक अंबा के अंदर शिवराज सिंह चौहान एक मंच से बोलते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर ऐसे मंत्री हैं जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के साथ बैठते हैं, तो यहां से हारेंगे तो उनका कद कम होगा। तो आप देखिए, अंबा के मतलब मुरैना की सीटें देखेंगे तो अंबा जहां जो शुरू से हर सर्वे में हारी बताई जा रही है, वो जीत गए। तो कहीं ना कहीं शिवराज की अपील लोगों के दिलों तक गई, शिवराज की बात लोगों को कनेक्ट कर पाए शिवराज जी लोगों को, और कहीं ना कहीं वो भूखे नंगे या शिवराज जी को जिस तरह से उन्होंने जो कांग्रेस के जो अमर्यादित वचन रहे शिवराज जी ने अपने ऊपर लिए और उसको दीनहीन करके बताया और कहा कि मैं तो ऐसा मुख्यमंत्री हूं, मुझे कुछ भी कहे, तो कहीं ना कहीं पब्लिक को कनेक्ट किया। और जो शिवराज जी की 15 साल का कार्यकाल था,
तो उसको कहीं ना कहीं पब्लिक ने उस तरह से लिया। यही वजह है सुनामी वोटों में दिखी, जो सर्वे में नहीं आ रही थी, किसी भी सर्वे में। जिन सीटों को हम फंसा हुआ मान रहे थे, वो प्रभुराम चौधरी की सांची की सीट बात करें 63,000 मतों जीत रहे हैं। बामोरी की सीट की हम बात कर रहे थे 52-53,000। मतलब यहां सुवासरा की बात करें जो फंसी सीट थी, वो भी 40-45,000। मतलब आप देखें सांची की बात कर लो आप, उसमें मुदित और गौरीशंकर शेरवार को पार्टी नोटिस जारी करती है और वहां बड़ी रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कर जाते हैं प्रभुराम चौधरी साहब, स्वास्थ्य मंत्री। और आज स्वास्थ्य उनका ऐसा हरा भरा होगा कि आप अगर मिल जाए तो पूछिएगा, तबियत हरी भरी हो गई होगी। एक छोटा सा ब्रेक है, हमारे साथ नंदू भैया, शर्मा जी और हरीश जी लगातार जुड़े हुए हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक है, 1 घंटे की आज डिबेट है, जल्द लौट रहे हैं।
जिस सवाल का इंतजार था, जिस सवाल के जवाब का इंतजार था, पिछले कई महीनों से जवाब मिल गया है, नतीजे आ गए हैं, सस्पेंस खत्म हो गया है और जवाब यह है कि अब 2023 तक शिवराज सरकार रहने वाली है। शिव राज बरकरार रहेगा। कमलनाथ के हाथ से सत्ता अब जा चुकी है और कोई फिलहाल अभी जरिया दिखता भी नहीं है। और रही बात नतीजों की, तो आपको बता दें कि 126 सीटों के साथ बीजेपी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सियासी दल नजर आ रहा है, क्योंकि अभी भी सारी सीटों पर नतीजे नहीं आए हैं। हाँ, करीब करीब 2 से 3 मंत्री अपनी सीटें हार चुके हैं। एक मंत्री अभी पीछे चल रही हैं। डबरा की हम बात कर रहे हैं, इमरती देवी की। आगे देखना पड़ेगा कि क्या नतीजे निकल कर आते हैं। कांग्रेस 9 सीटों पर या तो कुछ में जीत चुकी है या फिर काउंटिंग चल रही है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हरीश देवेकर जी, बीजेपी की तरफ से सांसद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान साहब और पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नंदू भैया, आपके पास आ रहा हूं। नंदू भैया, कांग्रेस कह रही है कि ठीक है, हमारा तो जो हुआ सो हुआ, अब देखना है कि बीजेपी में क्या होता है। और बीजेपी की स्थिति यह है कि आपके यहाँ एक लंबी लिस्ट है इंतजार करने वालों की, जो इस इंतजार में बैठे थे कि देखते हैं कितने मंत्री हारते हैं, अपना नंबर लगता है। 2 मंत्री हारे, एक शायद अभी इमरती देवी की रिपोर्ट भी नेगेटिव आ रही है, वो 4-5 हजार वोटों से पीछे चल रही हैं। और जबकि यहां अगर आप देखने लगे मिनिस्टर इन वेटिंग में, तो एक लंबी लिस्ट है। और तो और ऐसे भी लोग हैं जो सीनियर हैं, अपने मंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं, जैसे गिरीश गौतम साहब। कैसे संभालेंगे सब सर ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमारे जो भी विधायक गण हैं, वो विचारधारा से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में है। राजनीति में पद की अभिलाषा रहती है जी, लेकिन पद ही सब कुछ नहीं होता, यह समझ हमारे भाजपा के विधायकों में भी है। और आज 4थी बार शिवराज जी जो मुख्यमंत्री बने, वो बनने में श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ विधायकों का जो जत्था भाजपा में आया, जिनको कांग्रेस वाले गद्दार कहते हैं, लेकिन जनता ने बता दिया कि श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस विधायक जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को ठोकर मारी, वो गद्दार नहीं खुददार थे। ठीक, तो क्या वजह है नंदू भैया, जब आप कहते हैं पार्टी में पद सब कुछ नहीं होता है, तो सिंधिया समर्थक जब 22 आपकी पार्टी ज्वाइन करते हैं, उसमें से आप 14 मंत्री बना देते हैं? निश्चित रूप से जब वो आए और उनके साथ जो भी बातचीत हुई होगी, हमारे साथ आए, सरकार बनाने में उनका सहयोग रहा, तो उनको सम्मानजनक स्थान दिया गया। इसमें बुरी बात क्या है?
अब ये पद और सम्मानजनक स्थान, ये अलग अलग चीजें, मैं इस पर आऊंगा आपके पास नंदू भैया, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से फोन पर बात की अब से कुछ देर पहले। उपचुनाव में बीजेपी की शानदार जीत पर उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को बधाई दी है। पीएम और केंद्रीय नेतृत्व का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आभार जताया है। तो ये बता रहे हैं आपको बड़ी खबर। और तब जबकि मध्य प्रदेश में क्या बीजेपी की सरकार रहेगी या वापसी कांग्रेस करेगी, इस पर सस्पेंस बरकरार था, और इस सस्पेंस का खात्मा इन्हीं उपचुनाव के नतीजों से होना था। तो जैसे ही तस्वीर साफ हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की, फोन पर उन्हें बधाई दी शानदार जीत के लिए। तो उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पीएम का आभार जताया है, केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है। एक बार फिर हम अपने मेहमानों की तरफ चल रहे हैं। प्रताप भानु शर्मा साहब, आपके पास आ रहा हूं। और शर्मा जी, मेरा आपसे फिर वही सवाल, उसका जवाब मैं आपसे ले नहीं पाया था उस वक्त। शर्मा जी, सीधा सवाल यही कि अब यहां से क्या अभी भी आप ये दावे करते रहेंगे कि हमारे विधायकों को खरीदा गया था? क्योंकि आज तक ना तो आपने कोई दस्तावेज, ना कोई आपने कॉल रिकॉर्ड कभी किसी मीडिया के सामने रखा, कभी सार्वजनिक आप डोमेन में लेके आए। जब भी हम आपसे पूछते थे, कांग्रेसियों से पूछते थे, वो कहते थे कि देखिए जनता बताएगी 10 नवंबर को। तो जनता ने तो बता दिया सर। जी देखिए, इन सब लेन देन का, सौदेबाजी का कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो होता नहीं है। और आज बीजेपी के पास काला धन इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा धन अर्जित कर लिया है उन्होंने, किसी आप परिकल्पना ही नहीं कर सकते हैं। पूरा की आड़ में हुआ। और ये अभी स्वयं नंदू भैया ने कहा कि इन 14 विधायकों को मंत्री बनाने के पीछे कुछ ना कुछ सौदेबाजी हुई होगी, कुछ ना कुछ उन्होंने स्वीकार किया है। अच्छा ठीक है शर्मा साहब, एक छोटा सवाल। शर्मा जी, माना कि जो 22 बीजेपी में चले गए वो कुछ नहीं बोलेंगे बीजेपी के खिलाफ, पूरी थी जी शर्मा जी, सौदेबाजी का इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या चाहिए आसिफ साहब? मैं आपसे मैं कोशिश करता हूँ भ्रष्टाचार का जी, ये करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है। जी शर्मा जी, इसके इतिहास में आज तक नहीं हुआ। जी शर्मा जी सुन तो लीजिए सर, दौरान में करके बता दिया। अरे शर्मा जी सुन तो लीजिए सर। शर्मा जी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि माना कि जो 22 विधायक बीजेपी में गए वो कुछ नहीं बोलेंगे बीजेपी के खिलाफ, लेकिन उमंग सिंघार तो आपके अपने हैं। उमंग सिंघार ने अब से कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुले तौर पर कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फोन करके मंत्री पद और 50 करोड़ रुपए देने की बात कही थी। तो जब ये बात कही थी तब उमंग सिंघार ने आपको क्यों नहीं बताया, मीडिया के सामने बात क्यों नहीं रखी? और अगर आप बता भी रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए, तो आप मुझे बताइए आपने कहां एफआईआर दर्ज कराई, या एफआईआर दर्ज ना होने पर आपने कौन से कोर्ट में पिटीशन डाल दी? बताइए सर। नहीं, अब इसका जवाब तो उमंग सिंघार ही दे सकते हैं। ना तो मेरे सामने हुई, ना मैं मध्यस्थ था, इसलिए ये आसिफ साहब सवाल आप उनसे जब मौका मिले तो कर लेना। पर ये जग जाहिर है। आप बताइए कि ये जो विधायकों को लेके इंदौर गए थे, वहां का खर्चा, वहां के जेट का खर्चा, वहां के 5 स्टार होटल का खर्चा, ये रविंद्र भदौरिया क्या कर रहे थे? और इनके इस्तीफे लेकर स्पीकर के पास कौन आया था? ये लोग स्वयं स्पीकर के बार बार कहने के बाद भी उपस्थित होकर स्वयं इस्तीफा नहीं दिया था, जबकि नियम ये कहता है इस्तीफा देना हो स्वयं उपस्थित होकर उसे इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी के लोग, बीजेपी का षड्यंत्र, बीजेपी की गैंग जो इसमें ऑपरेट कर रही थी सत्ता परिवर्तन के लिए, सौदेबाजी के लिए, वही लोग इस्तीफा लेके ठीक, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। देखिए शर्मा जी, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए सर्टिफिकेशन जब मिला है जीत का सांची से डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को, तो भूपेंद्र सिंह गुप्ता को आप माफ कीजिए, भूपेंद्र सिंह को आप देख रहे हैं। और देखिए रामपाल सिंह, और ये आप देखिए तस्वीरें, रामपाल सिंह आपको नजर आएंगे। और सांची से बीजेपी के प्रत्याशी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को बड़ी जीत मिली है, बड़े अच्छे मार्जिन से जीत मिली। और आपको बता दें कि ये वो सीट है जहां पर गौरीशंकर शेजवार और मुदित शेजवार को नोटिस जारी किया गया पार्टी के खिलाफ काम करने के लिए। उसके बावजूद बहुत बड़ी लीड सांची से प्रभुराम चौधरी निकाल कर लाए हैं। मैं लौटता हूं आप पर शर्मा जी आपके पास। हरीश जी आपके पास आ रहा हूं। और हरीश जी आपसे एक सवाल। अब देखिए जो नतीजे आ गए सो आ गए, अब हम बात करते हैं आगे की। और आगे की बात यह है सीधा, यहां से अब दबाव बनेगा कमलनाथ पर एक पद छोड़ने के लिए, और संभवतः वो नेता प्रतिपक्ष का पद होगा। सामूहिक नेतृत्व की तरफ कांग्रेस को बढ़ना होगा। बहुत लंबा तजुर्बा है शर्मा जी को भी, और शर्मा जी भी मानते होंगे ये बात कि सारी जिम्मेदारी अगर एक ही कंधे पर रहेगी तो फिर नहीं हो पाएगा, और अगर होना होता तो इस चुनाव में हो जाता।
बिल्कुल सही कहा आसिफ। अब ये बात उठेगी, कल विधायक दल की बैठक है और कमलनाथ ने सारे विधायक बुलाए हैं। कल हो सकता है इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष की बात हो, या अब आने वाले समय में जिला सरकार के चुनाव है, नगरीय चुनाव है, उसके बाद ग्रामीण पंचायत के चुनाव है, तो उन चुनाव को लेकर भी भूमिका तय होगी। अब जो हो चुका है उसके साथ मंथन होगा, क्या होगा। अब सबसे बड़ा कि कमलनाथ ने एक अम्ब्रेला तैयार किया था, जिस अम्ब्रेला के नीचे पूरी कांग्रेस को साथ लाने का प्रयास किया था, और साथ में एक नया कॉन्सेप्ट किया था सेंट्रलाइज करके, संगठन खड़ा करने का प्रयास किया था वो, लेकिन मैदानी स्तर पर नहीं दिखा। दूसरी बात, जहां बात करें कि भाजपा में जो मधु सेजवार को, गौरीशंकर सेजवार को जो नोटिस मिला है, हर प्रत्याशी ने भाजपा को, संगठन को बड़ी सूची दी है, लंबी 20-20, 25-25 लोगों की सूची दी, लेकिन उन पर कार्रवाई होना नहीं होना बात है। लेकिन वहां पर जहां आरोप लगाए प्रत्याशियों ने कि साहब भाजपा के लोग काम नहीं कर रहे, उसके बावजूद 25-25, 30-30, 40-40 हजार से लोग जीते हैं। तो ये आप देखिए, यहाँ संगठन काम कर रहा था, नहीं कर रहा था, बात अलग है, लेकिन जनता ने शिवराज सरकार की तरफ, शिवराज सरकार को कंटिन्यू करने का जनमत फैसला सुनाया है, जनादेश दिया है, और कहीं ना कहीं ये शिवराज जी अपनी बात को पहुंचाने में सफल हुए हैं। और कमलनाथ के 15 महीने के कार्यकाल को जनता ने सही नहीं ठहराया, ये बात कांग्रेस को माननी होगी। कमलनाथ को भी देखना होगा कि आखिर कहां चूक हुई। टिकाऊ बिकाऊ का इतना बड़ा मुद्दा होने के बाद एक विशेष परिस्थिति में चुनाव हो रहा है, जनता ने उसको नहीं माना, जनता ने केवल एक स्थायी सरकार को माना। कहीं ना कहीं जो कमलनाथ ने जो काम किए हैं, कमलनाथ सरकार ने काम किए, जनता को नहीं लुभाए, या जनता को नहीं लगा कि वो जनता के जनहित में काम हो रहे हैं। तो ये इसका भी मंथन करना होगा। साथ में आप जिस तरह बोल रहे हैं कि 2 पद कमलनाथ जी के पास है, प्रदेश अध्यक्ष का पद है, नेता प्रतिपक्ष का है, तो हम बार बार कह रहे हैं कि डॉक्टर गोविंद सिंह बार बार नेता प्रतिपक्ष की दावेदारी कर रहे हैं, सज्जन वर्मा भी इच्छा रखते हैं, प्रदेश अध्यक्ष के लिए अजय सिंह इच्छा रखते हैं, पहले भी नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। तो अब बात उठेगी कमान किससे सौंपी जाए। क्या कमलनाथ अभी जो स्थानीय चुनाव होने हैं तब तक अपने पास रखेंगे सारे पद, या कांग्रेस नेतृत्व में उनको साथ चलेगा, या उनका और जिस तरह पूरे चुनाव में दिखा कमलनाथ वन मैन शो के रूप में रहे और पूरी कांग्रेस फॉलो करती रही, कहीं किसी ने चू भी नहीं करी, यहां तक कि दिग्विजय सिंह कद्दावर नेता होने के बाद भी पर्दे के पीछे रहे। क्या अभी भी दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे रहेंगे, या संगठनात्मक रूप से आगे आएंगे? ये सारे सवाल हैं, इनका जवाब आने वाले 2-4 दिनों में दिख जाएगा। कल की बैठक के बाद बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कांग्रेस एकजुट होकर कमलनाथ के साथ खड़ी है, या कहीं कोई आवाज उठती है कि पद की जिम्मेदारी बांटी जानी चाहिए, जिस तरह आप बोल रहे हो कि सही की कंधे पे, सारे कंधों पे सारा जिम्मेदारी आगे लेके चलेगी कांग्रेस नहीं। ये कल की बैठक के बाद बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आसिफ, ठीक, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। नंदू भैया, तब जबकि आप कहते हैं कि 1-1-11 के तौर पर शिव ज्योति एक्सप्रेस दौड़ी है, तो यही शिव ज्योति एक्सप्रेस के बारे में एक चीज ठीक है कि कम से कम ज्योतिरादित्य सिंधिया के 22 विधायकों में से वो ज्यादातर अपनी सीटें वापस निकाल लाए, लेकिन 3-4 मंत्री आपके इस मझधार में डूबते नजर आ रहे हैं। और दरअसल जिस इलाके से ये मंत्री डूबते नजर आ रहे हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही गढ़ है। तो वो तूती जो 2018 में बोली थी, 2020 में उतनी तो नहीं बोली साहब। हमारे 2-4 मंत्री डूबते हुए नहीं, पराजित होते हुए नजर आ रहे हैं। असल में डूबती हुई तो कांग्रेस नजर आ रही है। पूरी कांग्रेस और कांग्रेस का जहाज ही डूबने जा रहा है, और जहाज के कप्तान को अभी भी होश नहीं है। और आज आप लोग यहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं कि कल शायद ये परिवर्तन करेंगे, अब परिवर्तन से भी कुछ होने वाला नहीं है। सब कुछ तो कारवा लुट गया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। ये हाल है अब कांग्रेस के। अब कांग्रेस की जो दुर्गति मध्य प्रदेश में हो चुकी है, ये किसी के बस का नहीं है कि वो कांग्रेस को पुनर्जीवित कर दे। नंदू भैया, अब जब आप जीत गए, आपकी सरकार है, मुबारक हो सर आपको, लेकिन किसानों का एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। शिवराज सिंह चौहान ने कई मंचों से कहा, किसान भाई चिंता मत करना, तुम्हारे माथे पर रखी कर्ज की गठरी मैं उतारूंगा। तो जो कर्ज माफी कांग्रेस नहीं कर पाई, 26 लाख तो आपने माने थे कि विधानसभा में हुई है, उसके अलावा इतने करीब किसान और हैं जो अभी भी कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। तो ये किसानों की जो रखी सर पे कर्ज की गठरी है, ये कैसे उतारी जाएगी सर? ब्याज की गठरी उतारने का कहा है। मैं आपसे फिर आग्रह करूंगा कि शिवराज जी के पूरे भाषण पूरे मध्य प्रदेश में जो भी हुए हैं, कांग्रेस ने दगा दिया, कर्ज माफी का बोला, कर्ज माफ नहीं हुआ, कर्ज माफ नहीं होने से किसानों पे ब्याज शुरू हो गया।
और वो ब्याज की जो गठड़ी बनी है किसानों के सर पर, वो ब्याज की गठड़ी उतारने का आश्वासन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उसमें ने नंदू दिया। भैया आप भी देखिए, आप भी किसान खेती से ही जुड़े हुए हैं। मैं तो आपसे पूछता हूं कि अगर सर पे रखा 200 ग्राम का बट्टा उतारा तो क्या उतारा, जो 5 किलो का मूलधन है साहब उसे हटाए तो आराम आएगा ना, वो 200 ग्राम तो किसान खुद उतार लेगा। नहीं देखिए, ये बट्टा जो चढ़ा है, ये बट्टा भी भारी बोझ है। ये कर्ज की गठड़ी का जो ब्याज हुआ है, वो ब्याज की गठड़ी शिवराज जी उतारेंगे और फिर वो सारे जो डिफॉल्टर हो गए हैं वो रेगुलर हो जाएंगे और बगैर ब्याज के उनको कर्ज मिलना फिर शुरू हो जाएगा। ये शिवराज जी की नीति है और उस नीति के तहत शिवराज जी ने हर सभा में ये कहा है कि कांग्रेस के दगाबाजी के कारण किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ और ब्याज की गठड़ी सर पे आ गई। किसान भाइयों चिंता मत करना, मैं आपके ब्याज की गठड़ी उतारूंगा और फिर आप रेगुलर हो जाएंगे और 0% पर आपको पुनः कर्ज मिलना शुरू होगा। लौटता हूं मैं आपके पास। और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि में हर किसान को 4,000 रुपया शिवराज जी ने देने की घोषणा करके उस पर अमल भी शुरू कर दिया है। मोदी जी के 6,000 और शिवराज जी के 4,000 हमारे मध्य प्रदेश के हर किसान को 10,000 रुपया हर साल मिलेगा, वो छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो। ठीक, मैं लौट रहा हूं नंदू भैया इस पर आपके पास। मेरे पास 2 सवाल अभी और है जो मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। शर्मा जी, मैनेजमेंट गुरु, इनपुट्स सब धरे के धरे से रह गए सर। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, वो सवाल है मेरा आपसे। सर, कमलनाथ ने 2 सीटों पर रीपोलिंग की मांग की थी। उनका कहना था वहां गोली चली है, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई और अब देखना बीजेपी जीतेगी, रीपोलिंग होनी चाहिए। सुमावली और मेगांव, इत्तेफाक से दोनों सीटें आप जीते हैं सर। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अब भी आप रीपोलिंग की मांग करेंगे वहां, और जहां जहां आपको लगता है कि आप हार रहे हैं, रीपोलिंग होनी चाहिए, वो सीटें आप जीत गए। नहीं, जो घटना हुई थी मेगांव में और सुमावली में, वो घटना तो सही हुई थी। यदि उस घटना हुई और उस घटना की जांच करने की मांग कर रहे थे तो कौन सी गलत, उसका गिनती से कोई मतलब नहीं, पर कुछ ना कुछ वहां दंगा हुआ। दोनों बातें अलग अलग है सर, घटना की जांच अलग है, रीपोलिंग अलग है। आपने रीपोलिंग की मांग की थी। हाँ, उन पोलिंग बूथ पर रीपोलिंग हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, मांग करी थी। हो सकती है प्रशासन या चुनाव आयोग इसको समझता है कि रीपोलिंग जरूरी है, कर ले। हम तो अपनी बात में स्टैंड करते हैं, उसमें क्या बात है। हमारा उम्मीदवार जीत गया, जीत के घोषणा हो जाएगी, इसके बाद रीपोलिंग होना होगा, उनका जो नियम अनुसार होता है वो रीपोलिंग करा ले। पर सच बात कहने में कहां कोताही करना चाहिए। यदि वहां गोली चली, यदि लैंड ऑर्डर सिचुएशन वहां बनी, यदि वहां पर बूथ कैप्चरिंग हुई, तो उसको जनता के सामने उजागर तो करना ही चाहिए। नहीं तो अगर गोली चली तो उसका फायदा तो आपको मिला ना, जीते तो आप। नहीं, हमें तो फायदा जनता ने वोट किया उसका मिला, हमारा प्रत्याशी अच्छा लड़ा इसलिए वहां जीत गया। गोली का फायदा हो सकता है सहानुभूति मिल गई है उस कारण उसे। तो अच्छा, मतलब गोली चली, खर्चा किसी और का, चर्चा आपका। खर्चा चर्चा दोनों उन्हीं के, वोट हमारा। जी ठीक, शर्मा जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। हरीश जी आपके पास आ रहा हूं। जी शर्मा जी आता हूं आपके पास। हरीश जी आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी आपसे एक छोटा सवाल मैं यहां जरूर पूछना चाहूंगा। अभी हमने देखिए आगे की बात की कि अब क्या भूमिका किसकी क्या रहने वाली है। एक नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि अगर बीजेपी के कुल जमा 8 भी विधायक जीतकर आते, किसी भी सीट से जीतकर आते, तो सरकार तो अपने दम पर बीजेपी वैसे बना लेती है। ये चुनौती जितनी बड़ी ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए, उनके सियासी कद के लिए और अपने समर्थकों की पूछ बीजेपी में बनी रहे, ये बहुत जरूरी है। और तब जबकि जयभान सिंह पवैया ये बयान देते हैं कि ये मोदी जी की जीत है, ये बीजेपी की नीतियों की जीत है और ये उस कार्यकर्ता की जीत है जिन्होंने बाहर से आए हुए लोगों के लिए मेहनत की। ये बताता है कि अभी भी एक बड़ा धड़ा बीजेपी में ऐसा है जो अभी तक दिल से स्वीकार नहीं कर पाया उन लोगों को। और अगर सिंधिया समर्थक विधायक जीत रहे हैं तो इसके पीछे उन नेताओं को लगता है कि ये संगठन का हाथ है, ये मिले जुले नहीं है, या फिर ये अभी भी बीजेपी का हिस्सा नहीं हो पाए। पवैया साहब तो अपने बयान से कम ये बता रहे हैं। आसिफ, कैसे कर सकते हैं आप, समझे ना बात को, जो सालों से एक दूसरे प्रतिस्पर्धी रहे हो, सालों से एक दूसरे को मतलब वार प्रतिवार करते रहे हो, अचानक मिल गए, दिल नहीं मिले।
दल में जरूर मिल गए हैं, और इसका सीधा सीधा जयवंत सिंह पवैया एक कसक है जो निकली है। और जयवंत सिंह पवैया छोटे मोटे नेता नहीं है, राष्ट्रीय स्तर के नेता है, हिंदुवादी नेता है, और उनका राष्ट्रीय स्तर की पहचान है। और जयवंत सिंह पवैया कद है अपना, और महल को खुलेआम गरियाते रहे हैं। अब ऐसे में महल के और जयवंत सिंह पवैया जिस तरह के नेता है, कद्दावर नेता, वो एक उनकी रीढ़ की हड्डी में एकदम झुकाव नहीं है, लचक नहीं है, वो एक सीमा तक ही झुक सकते हैं। तो ऐसे नेता है, इसलिए खुल के संगठन की भी बात रखनी थी और अपनी बात भी रखनी थी। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिया वगैरह, और बिना संगठन प्रधानमंत्री को श्रेय दिया। अब उन्होंने प्रधानमंत्री को श्रेय दिया तो यहाँ के ना किसी संगठन में ताकत है, ना किसी ऐसे भाजपा के नेता में ताकत है जो उनको इनकाउंटर कर दे कि भैया आपने प्रधानमंत्री का नाम क्यों लिया। उन्होंने सीधा टॉप मोस्ट का नाम ले लिया तो बचा ही क्या। तो कुल मिला के उनके मंशा जो है उन्होंने जाहिर कर दी, और अकेले जयवंत सिंह पवैया हैं जो उन्होंने खुल के बोला। ऐसे कई ग्वालियर चंबल के दिग्गज नेता हैं, हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, वो उनके दिल में बात है, लेकिन वो पॉलिटिकली अपने हिसाब से स्टैंड लेते हैं और बोलते कुछ है लेकिन मन में कुछ है। लेकिन हालात बदल चुके हैं, चूंकि केंद्रीय हाईकमान का नेतृत्व था और निर्णय था, और निर्णय के तहत सिंधिया जी इस दल में शामिल हुए, तो सबको मानना पड़ा, सब लगे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं दिल नहीं मिले हैं। ये बात आगे भी साबित होगी और दिखी रही थी। और ये बिल्कुल सही बात है कि भाजपा में के कई कार्यकर्ताओं ने, कई पदाधिकारियों ने काम नहीं किया और सूची सौंपी गई। उसका उदाहरण सतीश सिकरवार के भाई नीटू सिकरवार निलंबन होना, उनके गजराज सिकरवार पूर्व विधायक का निलंबन होना और नोटिस देना, और 40 साल पुराने दिग्गज भाजपा के गौरीशंकर सेजवार, बेटे मुद्रित सेजवार, और ऐसे कई नाम है जो हमें सामने नहीं आए। अब संगठन के पास है, संगठन उनका क्या करता है आगे सुनवाई में होगा। क्योंकि अब जीत इतनी बड़ी मात्रा में हो गई है, सुनामी आ गई है, तो हो सकता है कि छोटी मोटी शिकायतों को दफना दिया जाए और उनको वही मैं पूछना भी चाह रहा था। हरीश जी, लौट रहा हूं इस पर आपके पास। अच्छा होता है नंदू भैया, दो छोटे छोटे सवाल हैं। अभी हम तस्वीर देख रहे थे, रबड़ी और लड्डू बट रहे थे बीजेपी दफ्तर में। तो साहब, रबड़ी और लड्डू में एक कॉमन चीज है कि जब तक दूध में चीनी अच्छी तरह घुलेगी नहीं, अच्छी रबड़ी बनेगी नहीं, और बेसन में अगर चीनी बढ़िया घुलेगी नहीं तो फिर लड्डू बनेगा नहीं। आपके यहां सर फिलहाल जो पवैया साहब का बयान है, उसे सुन के ऐसा लगता है कि बेसन का बेसन है, चीनी की चीनी है, ना ठीक से लड्डू ही बन पाया, ना ठीक से रबड़ी बन पाई है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में जो शामिल हुए हैं, दूध और शक्कर जैसे एक दूसरे में मिल जाता है, और दूध कौन सा है और शक्कर कौन सी है इसको हम अलग नहीं पहचान सकते। श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने दादी के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसे समरस हो जाएंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर, माननीय मोदी जी से प्रभावित होकर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी के साथ समरस रहकर। मगर नंदू भैया, जयभान सिंह पवैया रूपी दूध ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों रूपी शक्कर को मिलाने को तैयार है ही नहीं, कैसे बनेगी रबड़ी सर? नहीं, बिल्कुल बन जाएंगे साहब। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जो समर्थक भाजपा में आए, ग्वालियर में उनको जिताने के लिए पवैया जी ने पूरी मेहनत की, पूरा सहयोग दिया, और आज हमारे मध्य प्रदेश की जो 28 सीटों पे हम जीते हैं, शिवराज जी की लोकप्रियता के साथ श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव का भी हमको लाभ मिला है, इसको कैसे नकारेंगे? ठीक। नंदू भैया, एक छोटा सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, उसके बाद फिर मुझे शर्मा जी के पास जाना है। नंदू भैया, मेरा सवाल ये कि बीजेपी की जो सरकार रही है 8 महीने की, इसके कामकाज का कुछ इंपैक्ट था, असर था, या सिर्फ एक मुद्दा काफी था बीजेपी को वोट करने के लिए, वो ये कि 5 अगस्त को राम मंदिर की आधारशिला रख दी गई? भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार ने 8 महीने में जो परफॉर्मेंस दिया, कोरोना काल में भी जिस तरीके से शिवराज जी ने निर्णय लिए, विकास के काम किए, योजनाएं लागू की, और राम मंदिर का तो प्रश्न ही नहीं उठता। राम तो हरेक के हृदय में बैठे हुए हैं। सहयोग से इसी समय में राम मंदिर निर्माण का निर्णय आ जाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में। नहीं, दरअसल क्या नंदू भैया, मैं आपकी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस का फैन हूं। मुझे आज भी वो सभा याद है जब आपने बड़ी एनर्जी से कहा था कि मेरे जैसे कार्यकर्ता नेता के लिए तो एक ही मुद्दा काफी है कि राम मंदिर बन रहा है। निश्चित रूप से आज राम मंदिर का निर्माण होना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए
भाजपा को वोट देने के लिए ये एक ही कारण और एक ही मुद्दा काफी है। नंदू भैया ने अपनी बात दोहरा दी। शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। 500 साल हाँ। राम भक्त राम मंदिर इंतजार बनाने करते रहे। के मैं लिए समझ सकता हूं लगे, नंदू भैया आप क्या कहना चाह रहे हैं। जी जी शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। शर्मा जी देखिए, आप ना तो ठीक से कांग्रेस ही हो पाए और ना ही आप ठीक से लाइट बीजेपी हो पाए। तो मेरा आपसे वही सवाल है कि कम से कम राम का नाम लेके बीजेपी की नैया पार तो हो गई। आप ना ठीक से पुरानी वाली कांग्रेस ही रहे और मध्य प्रदेश में ना ठीक से कम लाइट बीजेपी हो पाए। हनुमान जी के भक्त हैं कमलनाथ, हनुमान जी भक्त हैं, मंगल को चुनाव है, मंगल को काउंटिंग है, मंगल को ये, मंगल को वो है, सब मंगल हो गया सर, आपका कुछ नहीं हो पाया। देखिए, धार्मिक भावना की ओट में हम कोई उसकी राजनीति नहीं करते और जे राम मंदिर के नाम पर राजनीति करते हैं, राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा करते हैं और राम मंदिर की, राम की, भगवान राम की कसमें खिला खिलाकर वोट मांगते हैं। कांग्रेस ने हमेशा सर्वधर्म समभाव का पालन किया है, हर धर्म का आदर किया है और भगवान राम की ये कसमें खाते हैं, परंतु राम राज्य क्या है उसकी एबीसीडी भी ये इंप्लीमेंट नहीं करते। देविक देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। जिसे देविक देविक भौतिक, कोई भी जिसमें भय ना हो, किसी का कोई शोषण ना होता हो, कोई भ्रष्टाचार ना हो, कोई अत्याचार ना हो, कोई बलात्कार ना हो, कोई व्यभिचार ना हो, कोई शराबियापन ना हो, ये सब चीजें राम राज्य की कल्पना परिकल्पना तो करें नंदू भैया, अपने लागू तो करें। कैसी झूठी घोषणाएं करते रहते हैं, ये कभी भी राम राज्य लागू नहीं कर सकते, भगवान राम की झूठी कसमें खा सकते हैं। ठीक है साहब, अब देखिए राम राज्य तो भले ही हम अफोर्ड ना कर पाए, लेकिन जनता के सामने दो ऑप्शन थे, एक था बीजेपी, एक थी कांग्रेस। अब राम राज्य तो खैर भगवान राम तो चुनाव में नहीं थे, हाँ उनका जमकर इस्तेमाल किया गया उनके नाम का, लेकिन खुद प्रभु राम चुनाव में नहीं थे। लेकिन हाँ, जनता को जो बेस्ट ऑप्शन लगा उसने चुना और अब जनादेश को आप स्वीकार भी कर रहे हैं, ये अच्छी बात है एक सियासी दल के तौर पर। स्वीकार करेंगे, उसमें कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नंदू भैया, आपको बधाई है और शर्मा जी आपको शुभकामनाएं हैं आगे के चुनावों के लिए। और नंदू भैया फिलहाल आपके लिए तो सर अभी तो पार्टी शुरू हुई है आपके लिए। तो हरीश जी बहुत धन्यवाद आपका। तो आज सुबह लगातार हम सुबह से लेकर आप तक खबरें पहुंचाते रहे, हर चुनाव की अपडेट आप तक पहुंचाते रहे। इस माह कवरेज में हमने यही कोशिश की कि सबसे सटीक और सबसे तेज आप तक हर जानकारी पहुंचे। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।